नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से प्रधानमंत्री की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक का हिस्सा थे। एनएसए अजीत डोभाल इस बैठक में थे और सीडीएस अनिल सिंह चौहान इस बैठक में थे। यानी कोर कमांडर्स की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली है। ये तस्वीरें ताज़ा तरीन तस्वीरें हैं। ये सीडीएस अनिल चौहान हैं आपकी स्क्रीन पर। जल, थल और वायु सेना अध्यक्ष हैं। अजीत डोभाल हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। बहुत मैच्योरिटी भरे निर्णय प्रधानमंत्री ने लिए हैं। उन्होंने सेना पर सब कुछ छोड़ दिया है, तीनों सेनाओं पर छोड़ दिया है कि पहलगाम आतंकी हमले का पाकिस्तान को जवाब किस भाषा में देना है, कैसे देना है, उसकी रणनीति कहाँ होगी, कहाँ आक्रमण करना है, कैसे स्ट्राइक करनी है। ये सारे निर्णय उन्होंने सेनाओं के प्रमुखों पर छोड़ दिया है, सीडीएस पर छोड़ दिया है। और इसकी निगरानी रक्षा मंत्री लगातार करते रहेंगे। अजीत डोभाल एनएसए इसको देखते रहेंगे। लेकिन सारा दारोमदार ने सेना पर छोड़ दिया है, सेना पर होता भी है दारोमदार। तो इसे प्रधानमंत्री का एक मैच्योर एक्शन कहा जाएगा। पिछली दफा उड़ी और अन्य जगह जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसमें ज़्यादातर जो भारतीय जनता पार्टी का मीडिया है उसमें नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे लेकर आया था कि मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। उसके बाद बहुत सारे तरीके से प्रधानमंत्री को जो विपक्ष के हमले झेलने पड़े थे। ये बहुत ही सीरियस तरीके से, बहुत गंभीरता से प्रधानमंत्री ने इस बैठक को किया है और उन्होंने सारी की सारी जिम्मेदारी सेनाओं पर छोड़ दी है। मीडिया में ये खबर चल रही है, ये खबर आई कि सेनाओं को खुली छूट दे दी है। प्रधानमंत्री पहले भी जब सरकार में आए थे तो उन्होंने पहले भी सेनाओं को खुली छूट दे रखी थी। बार बार वो खुद उन्होंने कहा कि पहले सेनाओं के हाथ बंधे रहते थे, अब मैंने छूट दी है। तो ये छूट क्या उस छूट से थोड़ी सी आगे की छूट है, ये सोचने की बात है। लेकिन प्रधानमंत्री का ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है कि सेना जैसा चाहे वैसा आतंकवाद को जवाब दे। और इस बीच एक और डेवलपमेंट है। संघ के प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं। तो इस वक्त ये महत्वपूर्ण बैठक और भागवत का प्रधानमंत्री से मिलना, प्रधानमंत्री आवास पहुंचना, क्योंकि संघ की कश्मीर नीति, संघ हमेशा से चाहता था कि जब कभी उसकी सरकार बने तो उसकी कश्मीर नीति का इम्प्लीमेंट हो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर में ही शहीद हो गए थे। तो कुल मिलाकर कश्मीर के मामले में, इस पूरे घटनाक्रम के मामले में, देश के मामले में प्रधानमंत्री क्या आरएसएस चीफ से कोई मशवरा करेंगे या कोई मशवरे के लिए वो गए हैं, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। हमारे साथ अगर कुछ मेहमान जुड़ गए हो तो मैं उनसे बात करना चाहूँगा। तो ये बड़ी और अहम खबर बताने के बाद हम सीधे अपने विषय पर, कार्यक्रम पर आते हैं। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और सवाल कि क्या कॉमनवेल्थ घोटाला सिर्फ एक राजनीतिक भ्रम था, एक राजनीतिक स्टंट था? क्या 2G और कोयला घोटालों की गूंज सिर्फ सत्ता परिवर्तन का शोर थी, या फिर देश की जनता को झूठे नारों और वादों और भ्रांतियों के सहारे ठगा गया? आज की सबसे बड़ी खबर यही कि कॉमनवेल्थ घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने जो क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की है, वो इस बहुचर्चित घोटाले पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती है। रिपोर्ट के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले, कोई मनी ट्रेल नहीं मिली, यानी कि संदेह तो रहा लेकिन प्रमाण नहीं मिले। तो क्या कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ ही नहीं था?
केवल प्रोपोगंडा सत्ता हासिल करने के लिए फैलाया गया। कांग्रेस की, केंद्र की और दिल्ली की सरकार इसी भ्रष्टाचार वाले नैरेटिव में चली गई। और अगर ये घोटाला साबित नहीं हो पाया तो फिर उन चेहरों शीला दीक्षित, सुरेश कलमाड़ी और प्रधानमंत्री तत्कालीन डॉक्टर मनमोहन सिंह का क्या, जिनकी छवि सालों तक मिट्टी में मिलाई गई? क्या अन्ना हजारे के जन आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन और बीजेपी द्वारा लगाए गए यूपीए की सरकार, दिल्ली की सरकार पर जो गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप, क्या सिर्फ सत्ता की सीढ़ी चढ़ने का माध्यम मात्र थे क्या? ये बड़े सवाल आज उठ खड़े हुए हैं। 2G घोटाला, कोर्ट ने कहा था कि नो लास्ट नो घोटाला। कोयला घोटाला, ज्यादातर आरोपी बरी। और अब कॉमनवेल्थ घोटाला, ईडी की रिपोर्ट कहती है कि मनी ट्रेल तो मिली ही नहीं। तो क्या देश की जनता को भ्रष्टाचार के नाम पर बरगलाया गया? आज मंथन में हम इन्हीं सवालों की तह तक जाएंगे, क्योंकि अगर घोटाले साबित नहीं हुए तो फिर घोटाले किसने किए, और अगर किए भी तो क्या न्याय व्यवस्था उन्हें पकड़ नहीं पाई? क्या न्याय व्यवस्था के सामने वो सबूत नहीं अभियोजक या एजेंसियां रख पाई, या फिर सचमुच झूठ गढ़ा गया था ये सब? ये सिर्फ कानून नहीं, लोकतंत्र की साख का भी सवाल है। तो कॉमनवेल्थ घोटाला, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, कॉमनवेल्थ खेल 2010 में हुए थे अक्टूबर में, और जब भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी तो ये 3 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर 2010 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। घोटालों का जो मूल है, इस घोटाले का संबंध खेलों की तैयारियों, इंफ्रास्ट्रक्चर, उपकरणों की खरीद, ठेके देने और लॉजिस्टिक के नाम पर की गई भारी वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से था। घोटाले का कुल अनुमानित वॉल्यूम अलग अलग जांच एजेंसियों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 70,000 करोड़ रुपए तक बताया गया था। हालांकि जांच के दौरान ईडी और सीबीआई ने विभिन्न मामलों में घोटाले की राशि को अलग अलग हिस्सों में बांटा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट टेंडरिंग में गड़बड़ी, ओवर इनवॉइसिंग, बिलों में भारी बढ़ोतरी, घटिया निर्माण कार्य और फर्जी कंपनियों को भुगतान। इस तरीके के मसले ये थे। मुख्य आरोपी इसमें तत्कालीन खेल मंत्री सुरेश कलमाड़ी थे, और कॉमनवेल्थ वो तत्कालीन सांसद थे, और जो आयोजन समिति थी कॉमनवेल्थ गेम्स की, उसके चेयरमैन थे। वो मंत्री उस वक्त नहीं थे, सांसद और चेयरमैन थे। इस घोटाले का मुख्य चेहरा सुरेश कलमाड़ी ही बने। उनके साथ आयोजन समिति में कई शीर्ष अधिकारियों पर धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार के आरोप लगे। शीला दीक्षित भी लपेटे में आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बीजेपी और अन्य संगठनों ने घेरा। जांच एजेंसियां सीबीआई, ईडी, कैग, इस तरह की जांच एजेंसियों ने इस मामले की जांच की। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं थी, सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ। अब ताजा स्थिति की बात करें तो कई मामले अभी भी अदालतों में लंबित हैं। कुछ आरोपियों को बरी किया जा चुका है। ईडी की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, जिससे घोटाले की वास्तविकता पर एक बार नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। आज क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने के बाद कांग्रेस के मीडिया हेड और वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने एक बयान जारी किया इस पूरे मसले पर, और ये कहा कि सत्ता पाने के लिए, सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए ये झूठा आरोप गढ़ा गया। ये जो झूठ की बुनियाद पर सत्ता की इमारत खड़ी की गई। ईडी ने कॉमनवेल्थ गेम्स के तथाकथित जो घोटाला था उस पर एक क्लोजर रिपोर्ट दी है, जो कोर्ट ने स्वीकार कर ली। ये पहली बार नहीं हुआ है। 2G में भी आपने देखा क्या हुआ, कोल में आपने देखा क्या हुआ। रॉबर्ट वाड्रा में खुद मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें क्लीन चिट दी। 2014 से 13 से पहले ये आरोप लगाए जाते थे। अरविंद केजरीवाल लगाते थे सत्ता में आने के लिए, नरेंद्र मोदी लगाते थे सत्ता में आने के लिए, विनोद राय और शुंगलू और अन्ना हजारे को छोड़ दीजिए, ये तो कठपुतली थे, इनका क्या बोलना। 14 और 13 के बाद, सत्ता में आने के बाद भी ये आरोप लगाते रहे। क्यों?
सत्ता में बने रहने के लिए, अपनी विफलताएं ढांपने के लिए। आज वो झूठ का मायाजाल खत्म हो गया, धराशायी हो गया और सच ने अपनी मौजूदगी का एहसास सबको करा दिया। सच अपनी मौजूदगी का एहसास टेलीविजन में चीख चीख कर कभी नहीं कराता। वो सब्र से, साहस से, शक्ति से संघर्ष करते हुए झूठ को पराजित करता है। आज वही हुआ। ये क्यों किया गया? सत्ता में आने के लिए किया। सत्ता में आने के लिए आपने एक बहुत काबिल प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को बदनाम किया, एक बहुत काबिल मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी को बदनाम किया, एक ऐसे परिवार को जिसने अपना सब कुछ न्यौछावर किया हो देश पर, उसको बदनाम किया। लेकिन प्रोपेगेंडा मिट जाता है, ईमानदारी और सच शाश्वत रहते हैं। ये देश षड्यंत्रों और झूठ की नींव पर बनी हुई सरकारों को अब ललकार रहा है, सवाल पूछ रहा है कि आपने ये क्यों किया। इस देश के 10 साल तो व्यर्थ हुए, दिल्ली के 10 साल बर्बाद हुए, लेकिन इस देश को और दिल्ली को कितने साल पीछे कर दिया इस तरह के षड्यंत्रों ने। आज कांग्रेस पार्टी ये आरोप भी लगा रही है कि भाई अगर इस तरह के घोटाले और झूठ की बुनियाद पर जो सत्ता की इमारत नहीं बनाई गई होती तो जाहिर सी बात, इस तरह के अगर मुद्दे नहीं होते तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं होते। वो कह रहे हैं कि भाई 10 साल जो उनके मुताबिक ये बर्बाद गए हैं, दिल्ली के भी और देश के। खैर, लेकिन ये बहुत अहम है ईडी की क्लोजर रिपोर्ट, और जितने पुराने घोटाले एक एक करके धराशायी हो गए हैं, तो क्या भ्रष्टाचार का नैरेटिव, झूठा नैरेटिव बनाकर बदनाम किया गया तमाम राजनेताओं को, और सत्ता पाने के लिए ये भ्रष्टाचार का नैरेटिव बनता है क्या किसी भी शासनकाल में? ये एक अहम विषय है आज हमारी चर्चा का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय खेड़ा साहब जुड़े हैं। विजय जी स्वागत। आदित्य त्रिपाठी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी धन्यवाद, स्वागत। संजीव निगम आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हैं, संजीव जी धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े। संदीप चौधरी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मनीष शर्मा भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और अजय शुक्ल इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक, संपादक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अजय जी, बहुत धन्यवाद। विजय खेड़ा से सीधे चर्चा की शुरुआत करेंगे। विजय खेड़ा जी, आप तो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आप अटल, अडवाणी और जोशी के कार्यकाल के नेता हैं, उस दौरान उस काल के नेता हैं, बल्कि कार्यकाल का उस काल के नेता हैं। अब ईडी ने ही क्लोजर रिपोर्ट लगा दी कि इसमें तो कुछ था ही नहीं, तो सब झूठ का पुलिंदा था, सिर्फ कोरा प्रोपोगंडा था। तो क्या सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए झूठ की बुनियाद अब राजनीतिक दल बनाने लगे हैं? और ये तो पूरा बिल्कुल गजबे हो गया कि कोयला घोटाले में कुछ नहीं निकला, 2G में कुछ नहीं निकला, अब कॉमनवेल्थ भी एक तरीके से ख़त्म, काम कुछ नहीं बचा। क्या ये राजनीति का ये चरित्र होना चाहिए? क्या है कुछ क्या इस तरीके का? विजय खेड़ा, देखिए 2010 में कॉमनवेल्थ हुआ, उसके बाद 2011 में विपक्ष ने ये बात उठाई कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, ओवर पेमेंट हुई है, एक एक गमला 60-60, 50, 40 हजार का खरीदा गया, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और बहुत सारी बातें होंगी। उसी समय सीबीआई इंक्वायरी भी ऑर्डर हो जाती है। ये वही दौर है जिस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीआई को पिंजड़ा बोला था, तोता, पिंजड़े का तोता, विजन ऑफ द केज। ये वही दौर है, उस समय कांग्रेस के समय में ही राज था, उसी समय बोला था। उसके बाद इतना बड़ा भ्रष्टाचार का चार्ज लगा, इतना बड़ा सब कुछ होने के बाद 2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर 2014 में ही चुनाव होने से पहले जनवरी में ही क्लोजर रिपोर्ट आती है, 2014 में ही सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट लगा देती है। आज तो सीबीआई के लिए जरा सी बात होती है तो 1000 सवाल उठाए जाते हैं। सीबीआई सरकार के कहने पे चल रही, सीबीआई मोदी जी के कहने पे चल रही, इतना तमाशा मचाया जाता है, जबकि सीबीआई को अब तो सुप्रीम कोर्ट का जज भी सिलेक्शन में बैठता है, उसके बाद भी ये कहा जाता है। तो उस जमाने की सीबीआई तो कांग्रेस जो आज कह रही है कि प्रधानमंत्री के कहने पे चलते, तब तो चल ही रही थी। वही सीबीआई, वही इंक्वायरी वाले, वही चार्जशीट बनाने वाले, वही सारे डॉक्यूमेंट्स के मालिक, सब कुछ वही लोग थे। और उन्हीं लोगों ने जाते जाते तो 2014 के चुनाव के आने से पहले हारने के डर से जनवरी में ही क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट को दे दी कि कभी हुआ है।
अभी तक इतने केसेस नेताओं के खिलाफ हुए, लालू यादव से लेके और भी बहुत सारे, छूटे भी होंगे बहुत से, फंसे कम ही है, अंतुले साहब वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारे। लेकिन क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है कि जहाँ 5-5 7-7 साल कोर्ट छोटे छोटे केसेस में लेती है, वहां सारी की सारी इंक्वायरी साल भर में कंप्लीट करके और 1 साल के अंदर क्लोजर रिपोर्ट भी लग गई। क्लोजर रिपोर्ट के बाद, उसके बाद तो हाथ, नई सरकार आई, उसके हाथ में क्या था? फिर थोड़ी जबरदस्ती डॉक्यूमेंट्स ना तो पैदा किए जा सकते, ना खराब किए हुए डॉक्यूमेंट्स को फैब्रिकेट किया जा सकता है। एनीवे, मैं उस संभावना की बात कर रहा हूं, मैं कोई प्रमाणित तौर पे मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, ये आश्चर्यजनक बात है। लेकिन कोर्ट ने जो फैसला अब कर दिया है, नहीं, कोर्ट ने कोई फैसला नहीं किया। सीधे सीधे ईडी ने कहा कि भाई हमें कोई सबूत ही नहीं मिले, एक्सेप्ट कर लो इसे, तो कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। खेड़ा साहब, कोर्ट ने कुछ नहीं मैं किया ये इसमें। कह रहा था उस समय वही सरकार, वही सीबीआई, वही तो मैं कह रहा हूँ, आज इन्हें बड़ा खुश होने लायक कुछ नहीं है। अभी भाई पवन 10 खेड़ा बार जी अगर कुछ बोल रहे थे, पुनर्विवेचना यही का पवन खेड़ा आदेश जी हो है सकता था। ईडी तो इसी काल की है, ईडी तो वो वाली है नहीं। ईडी ने तो जांच इसी काल की और वो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही थी। जाहिर सी बात है ईडी को सबूत नहीं मिला होगा। अभी कई मामलों में ईडी को एक तरीके से आपने देखा होगा, केजरीवाल के मामले में वो कोई मनी ट्रेल नहीं कर पाए, तो ईडी को फटकार झेलनी पड़ी। तो ईडी क्यों जहमत लेती जब उसके पास कोई मनी ट्रेल नहीं है? तो मैं ये कह रहा हूँ, उसके पहले ही सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट लगा चुकी थी। आप 14 की इतने रिपोर्ट कम आप 14 की समय में रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं, 25 की रिपोर्ट पर चर्चा करने को आप तैयार नहीं, जो आज कोर्ट में चली गई रिपोर्ट। भाई इसका मतलब है कि सारे झूठ के पुलिंदे थे, हवा भर के बनाए गए वो डॉक्यूमेंट्स को बदलने का डॉक्यूमेंट। अब जब अगर चिदम्बरम साहब जाते जाते होम मिनिस्ट्री का एफिडेविट बदल सकते हैं, जिसके लिए जेल गए, वो अंडर सेक्रेटरी पे दबाव डाल के एफिडेविट चेंज करो, और गुजरात के मामले में एफिडेविट चेंज कराया होम मिनिस्टर ने, चिदम्बरम साहब वो प्रमाणित हुआ, उसका अंडर सेक्रेटरी ने बयान दिया कोर्ट में, और इसलिए उनकी जमानत नहीं हुई। ठीक है, मैं आता हूं। आदित्य त्रिपाठी, बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि सब आपने सब अपने सरकार में ही सब ये गड्ढमड्ढ कर दिया, तो अब क्या करते बेचारे खेरा जी और इनकी ईडी और इनकी एजेंसियां। मजबूरी में उनको क्लोजर रिपोर्ट लगानी पड़ी। आप लोग इतना सब हेरा फेरी करके गए हो। आदित्य त्रिपाठी, ठीक है खेरा जी, लौटते हैं आपके पास। आदित्य त्रिपाठी, बहुत ही लाजमी सवाल हमारे साथी विजय खेरा जी ने उठाया कि कांग्रेस ने ही जांच करवाई, कांग्रेस ने ही सब कुछ करवा लिया, क्लोजर भी फाइल करवा दिया सीबीआई से। ठीक है, इनकी सारी बात को मैं मान लेता हूं कि 2011 में जांच शुरू हुई, 14 में रिपोर्ट क्लोजर की लग गई, क्लोजर रिपोर्ट लग गई। ठीक है, ईडी की जांच इनकी चलती रहती है। इनके जो नेताओं के ऊपर आरोप लगते हैं वो ईडी का कोई क्लोजर आता ही नहीं है, इनके नेताओं पे कोई जांच होती ही नहीं है। कांग्रेस तो इतना दम रखती थी कि अपने नेताओं के ऊपर लगे आरोप पर उनको जेल भेजने का काम किया, उनको जैसा जैसा कोर्ट ने कहा वैसा वैसा जांच पूरे ईमानदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ कराई। आप बताइए, क्या 2G घोटाले में हमारे मंत्री बर्खास्त नहीं हुए, जेल नहीं गए? आपको एक वाकया याद दिलाता हूं, शायद हमारे साथी प्रवक्ता सीनियर हैं, 2014 के पहले के कार्यकाल की बात इनको याद भी होगी कि नहीं याद होगी। रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे पवन बंसल, उनके भतीजे के ऊपर पैसा लेने का आरोप लगा नौकरी देने के नाम पे, और उसको सीरियस लेते हुए कांग्रेस ने उनको बर्खास्त किया रेलवे मिनिस्ट्री की पद से। क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में इतने बड़े बड़े घोटाला करने के बाद जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिए जाते हैं, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? तो केवल और केवल आरोप लगाते रहना। आज देखिए किस तरह से इनका जो लगातार हर चैनल पर बैठकर आरोप लगाते थे, 2G, कॉमनवेल्थ, CWG, कोल, सब में आज इनका चेहरा बेनकाब हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी छाती पीट पीट के कहती थी जेल भेजेंगे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, आज क्या हो रहा है? कुछ नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि इनके पास सबूत नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी भी, आपको याद होगा, जब शीला दीक्षित जी के खिलाफ वो कहते थे मेरे पास इतनी मोटी फाइल है और शीला दीक्षित को मैं जेल भेजूंगा, 100 दिन के अंदर जेल भेजूंगा। आज क्या हुआ? केवल और केवल कांग्रेस के नेताओं की छवि को खराब करने के लिए, सत्ता सरकार में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये रचा गया प्रोपोगंडा था, जिसमें कहीं ना कहीं अन्ना हजारे जी भी सम्मिलित थे। और इन सब लोगों ने मिलकर
केवल और केवल सत्ता हथियाने नहीं, का अब काम किया। तो आदित्य आज त्रिपाठी जब निष्पक्ष जांच आदित्य त्रिपाठी अब कुछ छुपा नहीं रह गया। आरएसएस ने खुद कह दिया कि अन्ना आंदोलन में 40% हमारे स्वयंसेवक थे, तो अब दबा छुपा कुछ भी नहीं है। संजीव निगम आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव निगम, आप लोगों ने इस ऐसा समय में भ्रष्टाचार जांच का करना- नैरेटिव बनाया, संजीव निगम, आप लोगों ने ऐसा भ्रष्टाचार का नैरेटिव बनाया कि सरकारें चली गई, आप लोगों ने सत्ता की मलाई काटी, और अब जब जांच रिपोर्ट आ रही, कोर्ट में जा रही, तो वो कह रहे हैं भाई साहब इसमें तो कोई मनी ट्रेल नहीं मिली। आपके नेता के खिलाफ भी मनी ट्रेल नहीं मिली। अभी जो बीजेपी ने आपके नेता पर तमाम सरकार ने आरोप बीजेपी के लगाए, एफआईआर हुई, वो जेल गए, उसमें भी मनी ट्रेल नहीं मिली, और इसमें भी मनी ट्रेल नहीं मिली। अगर आपके नेता निर्दोष हैं तो ये भी निर्दोष हैं। तो आप लोगों ने बन के एक तरीके से फर्जी नैरेटिव क्रिएट किया और इस देश को भारी नुकसान पहुंचाया। संजीव निगम, दुर्गेंद्र चौहान जी, आप जो बात कह रहे हैं आपने तो खैर खुद ही कह दी। हम लोग खुद जब अब राजनीतिक दल में आ चुके थे और उसके बाद आपने देखा किस तरीके से उसी समस्या से परेशान है, क्या डिफेम किया है हमारे अरविंद केजरीवाल साहब को, जो भी स्थितियां हैं। लेकिन मैं उस समय की बात कर रहा हूं, वो कोई अरविंद केजरीवाल जी ने तो सवाल उठाया नहीं। किसने उठाए थे? सीएजी ने। जो सीएजी सबसे विश्वसनीय संस्था जिसने प्रश्न चिन्ह लगाया था, उसी बात को हम लोग कोई भी कह सकता है। भाई अगर आप कोई बात कहेंगे दुर्गेंद्र चौहान जी, आप एक चैनल के हेड हैं, तो उसका भी वजन होता है। एक सामान्य आदमी सड़क पर कहेगा तो हम नहीं विश्वास करेंगे, आप बोलेंगे तो हम भरोसा करेंगे कि ना दुर्गेंद्र चौहान। तो उसी प्रकार से जो सीएजी है संस्था थी सरकार की, उसने कहा कि अब ऐसा ऐसा हुआ, तो उसी बात को समाज सेवी संस्थाओं ने और जो भी हम लोग भी थे, उस समय कोई राजनीतिक दल भी नहीं था, उसको बातें आगे रखी उसमें। तो और आप ये देख लीजिए, सबसे बड़ी बात आज ईडी का, सीबीआई का रोल है। आज के अखबार में जो खबर है, ये ईडी वाली जिस पे आप चर्चा कर रहे हैं, उसी के साथ में ये भी खबर है कि सीबीआई के 3 ऑफिसरों को पकड़ा गया। कल हाईकोर्ट ने पकड़ा और उन्होंने कहा है कि साहब इनको भी जो है सीबीआई के हवाले कर दो। बड़ी गजब की बात है। तो सीबीआई और ईडी की जो विश्वसनीयता थी, वो तो बिल्कुल मिट्टी में मिल चुकी है। कोई उसका मतलब नहीं है, कोई इसका वजन नहीं है। भाई इतनी महत्वपूर्ण संस्था है जिनके ऊपर लेकर के आप सारा सब कुछ जो है नैरेटिव बनाते हैं या कहते हैं, अब इसका क्या मतलब है? आगे से कौन मानेगा? भाई ये तो जब आपने ईडी ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, कुछ मिला नहीं, हम लोग खुद ही उसी समस्या से ग्रस्त है। आजकल आपने जिस तरीके से कि इतना शानदार काम दिल्ली में हो रहा था, ऐसा नैरेटिव पड़ा कि साहब ये नहीं, आप देखते हैं जी। अरे वही नैरेटिव तो वही तो पवन खेड़ा कह रहे हैं कि भैया देश को बर्बाद कर दिया, 10 साल बर्बाद कर दिए, दिल्ली को बर्बाद कर दिया आपने, देश को बर्बाद कर दिया बीजेपी वालों ने। पवन खेड़ा ये तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने फर्जी नैरेटिव बना के, जो नैरेटिव आपके खिलाफ इस्तेमाल हुआ, जिस दर्द की दवा आप ढूंढ रहे हैं, वही दर्द कांग्रेस को दिया आप लोगों ने। परिणाम सामने है। जो नहीं, वो दर्द किसने दिया, कैसे दिया, ये तो एक वाकई जो है इसमें आरोप है आपके ऊपर। पवन खेड़ा का बयान हमने नहीं सुना है। हमारे ऊपर क्या है, हम लोग तो खुद उसी समस्या से ग्रस्त हैं। ये समाज में और देश में तो बहुत गलत बात है। ये तो एक बड़ी हमने और तमाम केसेस सुने हैं कि लोग 14-14 साल जेल में अभी खेड़ा साहब कह रहे थे, विजय खेड़ा साहब कह रहे हैं कि वो तो 14 में वो तोता थी, तो तोता वाली सीबीआई थी, अब पता नहीं मैना वाली सीबीआई है। कोर्ट ने, हाँ कोर्ट ने कहा था। और सुनिए विजय खेड़ा जी, अभी नोट कर लीजिए, अभी हाल में भी कोर्ट ने कहा है उसको, अभी तोता मैना भी अभी हाल में भी कहा है, 2-3 साल पहले तोता मैना दोनों आ गई। हाँ, मैना भी आ गया, तोता भी आ गया। तो ये होता रहता है बीच बीच में। तो क्या आपका इंप्रूवमेंट रहा इन 11-12 सालों में? वो भी सामने दिख गया कार्य करने की। ठीक है संजीव, मैं लौटता हूं। लेकिन बहुत जल्द समय आने वाला है, इनका भी जो है घड़ा भरने वाला है भारतीय जनता पार्टी के साथियों का, किस प्रकार से कर रहे हैं। क्या भरेगा? तरीके सरकार चला रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, घड़ा वड़ा क्या भरेगा भाई? संजीव निगम क्या बात कर रहे हैं आप? अरे साहब दुर्गेंद्र चौहान जी, देखिएगा, अब हम नहीं कहना चाहते, अच्छा नहीं लगता, इस समय वर्तमान परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन जो है जो चीजें हैं, अगर इसमें कुछ बेहतर और दुरुस्त नहीं हुआ तो आपके सामने आ जाएगा। मुकदमे का डर आपको भी सता रहा है लग रहा है, मुकदमे लिखे जा रहे हैं, सोच समझ के बोलिएगा। मैंने वही कहा, मैंने कोई पर्टिकुलर बात नहीं कही किसी जगह के लिए। विजय खेड़ा 30 सेकंड में, विजय खेड़ा 30 सेकंड में, विजय खेड़ा 30 सेकंड, मुझे ब्रेक पर जाना है, फिर 30 सेकंड ज्यादा नहीं दूंगा। विजय खेड़ा जल्दी से। मैं तो एक ही लाइन बोल रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि सीबीआई को तोता पहले कहा गया था, अब कोर्ट नहीं कहता, खुद ही कोर्ट ही अपॉइंट करती है। इट्स अ पार्ट ऑफ अपॉइंटमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जज बैठता है। अब नहीं कहते, उस जमाने में, उसी जमाने में। अभी आपको अजय शुक्ला वो डेट भी बता देंगे, निकाले बैठे हैं, वो निकाल रहे हैं उसमें कि अभी कब महीना कहा, तोता का भी निकाल देंगे। अभी
आने दीजिए उनको। क्या हो, तोता और मैना दोनों कहा। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो मान लिया कि इसमें 100 करोड़ रुपया खाया गया है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी मान ही लिया ना आप पार्टी के बारे में। नहीं, अब हम आप पार्टी पे चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, हम तो पाए, रेफरेंस दे रहे हैं कि आप और आम आदमी पार्टी मिले थे, अन्ना हजारे मिले थे और कांग्रेस को फर्जी नैरेटिव में आपने डिरेल कर दिया। ये आज मसला है। हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से जब लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बड़ा गंभीर विषय है कि देश में भ्रष्टाचार का फर्जी नैरेटिव क्या बनाया गया, यही बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या झूठ की बुनियाद पर सत्ता की इमारतें इस देश में बनती हैं और एक ऐसा नैरेटिव जनता के दिमाग में घुसेड़ दिया जाता है कि साहब फला भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, और फिर ऐसा नैरेटिव गढ़ने वाले लोग सत्ता में आ जाते हैं। कोर्ट में ईडी ने जो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है कॉमनवेल्थ गेम घोटाले की, उसमें साफ तौर पर कहा है कि कोई सबूत नहीं मिला है, मनी ट्रेल नहीं मिली है, कोई सबूत नहीं, इसलिए इस मामले को हम बंद करना चाहते हैं। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और विषय बड़ा है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार का एक बड़ा नैरेटिव क्रिएट करके भारतीय जनता पार्टी, अरविंद केजरीवाल जरिए अन्ना हजारे, ये लोग सब सत्ता में पहुंचे और आज तक सत्ता में हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। दीप्ति सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट की, रुख करेंगे दीप्ति सिंह की तरफ। दीप्ति सिंह, बात अभी सीबीआई की हो रही थी, उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी में नहीं कहा, मैना नहीं कहा, तोता नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट बीच बीच में टिप्पणी करता रहता है, लेकिन इस तरीके का नैरेटिव इस देश में बनता है और बार बार सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन भी करना पड़ता है कि भाई ये गड़बड़ है। और अरविंद केजरीवाल के मसले पर भी कोई मनी ट्रेल ना मिल पाने के कारण भी उनको जमानत मिली सुप्रीम कोर्ट से। इस मसले पर भी कोर्ट में जो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई, तो क्या इस तरीके की चीज़ें कोर्ट में इस तरीके की चीज़ें नहीं साबित हो पाती, लेकिन 10-12 साल जिस पर आरोप लगा उसकी तो उसका एक तरीके से प्रतिष्ठा की हत्या ही हो जाती है। दीप्ति जी। जी देखिए, इस तरीके में जो भी अब इसको विक्टिम कहे जाएंगे, जो अब तक अक्यूज्ड थे और जब क्लीन चिट मिल जाता है तो ऑल ऑफ अ सडन उनका जो स्टेटस है वो चेंज हो जाता है कोर्ट में। अब ये विक्टिम बन जाते हैं, तो विक्टिम अपने अलग तरीके से रेमेडीज ले सकते हैं कोर्ट से। वो चाहे तो मानहानि का केस दाखिल कर सकते हैं, वो चाहे तो सरकार से सवाल जवाब कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे रेमेडीज हैं। पर देखिए, मुझे ये लगता है क्लीन चिट तो मिल जाता है क्योंकि सबूत नहीं मिले, पर ये क्या सोचने वाली बात नहीं है कि जितने भी नेता आते हैं, जो डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज होते हैं वो उस समय कुछ और होते हैं, जबकि इनका कोई कमाई का दूसरा जरिया नहीं है। समाज सेवा, देश सेवा करने के लिए ये आते हैं राजनीति में, और जब तक इनकी सत्ता होती है और जब ये जाने लगते हैं तो इनकी प्रॉपर्टी 500 गुना, 5000 गुना बढ़ जाती है। कौन सा ऐसा रास्ता ये अपनाते हैं जिससे इतने पैसे आ जाते हैं? ये अलग बात है कि ईडी को कुछ नहीं मिला, सीबीआई को कुछ नहीं मिला, क्योंकि हैं भी बहुत शातिर लोग। और अगर ऐसे में अगर हम ये कहें कि इनके पास कुछ स्पेशल वॉशिंग मशीन है जहाँ पे इनके सारे जो मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके हैं वो धुल जाते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं, या कहीं सबूतों के बिना ये दम तोड़ जाते हैं और ईडी और सीबीआई को जैसे ठेंगा मिल जाता है उनकी तरफ से और वो कुछ नहीं कर पाते, छटपटा कर रह जाते हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि दिखता नहीं है कि इनके पास पैसे नहीं है। तो मुझे ये नहीं लगता कि जो आरोप है वो गलत है, पर हाँ, क्योंकि आरोप अब गलत साबित हो गया तो रेमेडीज हैं और ये जा सकते हैं कहीं पे भी कानून में सरकार के पास कि आपने मेरा इतना सारा समय खराब किया, मेरी मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाया। ये सब अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो एंटिटी है जो प्रजातंत्र में बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जिस तरीके से प्रजा के लिए जब हम काम करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, तो ये जो सीबीआई और ईडी है इनको भी एक स्पेशल टास्क है, काम है भाई, देखना है कि कोई किसी तरीके से गलत तरीके से पैसे उगाही कर रहा है या मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, तो उस पर रोकथाम करे और अपनी बात करे। तो हम समय समय पे जब हमारे पक्ष की बात होती है तो हम ईडी और सीबीआई को बिल्कुल थम्स अप दे देते हैं, और जब गड़बड़ लगता है कि नहीं हमारी टीम, हमारी पार्टी के ऊपर कोई क्वेश्चन उठाया जा रहा है तो वो थम्स अप उल्टा हो जाता है और हम कहते हैं कि तुम लोग तो हो ही भाई तोता और मैना। और मैं अभी सुन रही थी आप लोगों के ये सारे इल्जाम, तो ये कहीं ना कहीं हम सब प्रेजुडिस हैं और अपने हिसाब से जो चीज नहीं होता तो उसके बारे में फिर हम उस सारे सरकारी महकमे को उंगली दिखाने लगते हैं, क्वेश्चन मार्क करने लग जाते हैं। पर फिर उपाय है क्या? जब कोई ऐसी बात उठती है जहाँ की समीक्षा की जरूरत होती है, जांच की जरूरत होती है, तो हम लोग फिर अपनी तरफ से सीबीआई और ईडी की बात करते हैं कि उनको लाया जाए रूप पे,
उनसे जांच कराई जाए। तो मुझे ये लगता है कि भारत में प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंदर ये सारी व्यवस्थाएं हैं जिसका इस्तेमाल समय समय पे सरकार करती है। उंगली उठा सकते हैं क्योंकि प्रजातंत्र है, आपके पास आपके ऊपर उठाए जाएंगे सवाल तो आप उंगली उठा सकते हैं इन प्रणालियों के ऊपर। मुझे लगता है कि इन्होंने काम अच्छा किया। क्लोजर रिपोर्ट का रीजन उन्होंने लिखा है, सबूत नहीं मिला है। सबूत कहाँ चले गए वो तो देखिए, जहां पैसा है वहां सब कुछ है, तो ये कहने की बात है। कोर्ट की जहां तक बात है, कोर्ट ऑफ कोर्स यहाँ पे साइलेंट है और आप अगर आप कहें तो इनके पास जो रेमेडी है वो दे सकते हैं। कोर्ट ये लास्ट में लिख भी देगा कि आप जी जो रेमेडी कर सकते हैं। ठीक है, अजय शुक्ल की तरफ रुख करेंगे। अजय जी, दीप्ति जी ने भी कहा कि चूंकि बहुत ताकतवर लोग होते हैं ये, इनके पास बहुत पैसा होता है, ये लोग सब हेरा फेरी कर लेते हैं, लेकिन चूंकि सबूत नहीं मिले से इसलिए वो अब आरोपी की बजाय विक्टिम हो जाते हैं, तो उनको तमाम रेमेडी मिलती, तमाम वो चीज़ों को कर सकते हैं। इसी तरीके से आप एक बहुत बड़ा सुशांत सिंह राजपूत वाला केस था, उसमें तमाम मीडिया भी उछल कर कूद कर उसमें फैसले दे रहा था। एक तरीके से मीडिया ट्रायल हुआ रिया चक्रवर्ती का और अंत में सीबीआई ने कहा कि उसका दोषी नहीं था। तो आप किसी का कैरेक्टर असैसिनेट कर देते हैं, ठीक है, वो धनी व्यक्ति है या उसने नाजायज़ तरीके से पैसे कमाए वो अलग बात है, लेकिन आप बिना किसी सबूत के एक गुब्बारा भरें और उसके बाद आप सत्ता में आ जाएं, पूरी तरीके से उस व्यक्ति को असैसिनेट कर दें और बाद में है कि भाई साहब इसने ये जुर्म तो किया नहीं था। अजय जी, मैं दीप्ति जी की बात पे जरूर एक बात कहना चाहूंगा। तो दीप्ति जी क्या ये कहना चाहती हैं कि अदालतें जो फैसला करती हैं या जो कुछ है वो सब झूठे हैं और उसका कोई मायने नहीं? मैंने कहा अदालत बेस्ड ऑन सबूत है। दीप्ति जी सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। मेरा ये कहने का मतलब है, आप कह रही हैं कि जब ये होता है सबूत नहीं आते हैं, फैसले हो जाते हैं, तो फैसले तो उन्हीं तथ्यों पर, उन्हीं कानून पर होते हैं। आप खुद वकील हैं, आप खुद प्रस्तुत करती हैं, तमाम सारे साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं, तमाम में आप जिरह करती हैं, तमाम में आप वो करती हैं। तो निश्चित रूप से वो तथ्य जो कोर्ट के सामने आते हैं उसी से ही तय होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, यदि यह मान लिया गया कोर्ट के जजमेंट में, ना आप एक वकील जज हो सकता है, ना दूसरा वकील हो सकता है, ना हम हो सकते हैं, ना आप हो सकते हैं। तो जिसे जज करना है उसने यदि जज कर दिया तो फिर वही फाइनल। तो इसलिए उसमें इफ एंड बट वाली स्थिति पैदा करना, यानी हम अपनी कानून व्यवस्था को या हम अपने जो भी हमारी न्याय व्यवस्था है उसे हम दोषी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वो पूरी तरीके से बेकार। इसलिए मुझे लगता है यह कहना उचित नहीं होगा। मैं अब इसमें एक चीज आता हूं कि यदि दीप्ति जी की भी बात हम सही मान लें और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की भी बात सही मान लें, तो सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय सीआरपीसी लागू थी और सीआरपीसी की धारा 173(2) में प्रोविजन है कि किसी भी मामले में री इन्वेस्टिगेशन हो सकती है और री इन्वेस्टिगेशन करके उस चीज को, जो चीजें लग रहा है कि अभी नहीं आई, पिछली जांच में सही जांच नहीं हुई है, तथ्य नहीं आए हैं, वो है, तो उसके लिए दोबारा कराई जा सकती है। क्यों नहीं कराया गया? सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, जब सीबीआई ने वो केस में वकील साहब प्रवक्ता साहब जो कह रहे थे कि जब यह सीबीआई ने क्लोजर फाइल कर दिया और सारी बात आ गई तो फिर ईडी इतने समय तक क्यों लटकाए रखी? इसका मतलब है वो चाह रही थी कि जितना लंबा लटका करके हम परेशान कर सके वो करें। इसका मतलब है एक भी पैसे का वो ट्रांजैक्शन नहीं निकाल सके। तीसरी चीज, जो उस समय टेंडर हुआ था, जो विनोद राय की रिपोर्ट थी, जो सुंगलू कमेटी की रिपोर्ट थी, वो सारी रिपोर्ट्स आप पढ़ लें और उसमें जो उस समय पीडब्ल्यूडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे के शर्मा, इत्तेफाक से मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मोदी सरकार ने ही उन्हें प्रमोट करके दिल्ली गवर्नमेंट का चीफ सेक्रेटरी लगाया और वो इतने प्रिय रहे मोदी सरकार के, जो इस मामले में मेन थे, जिनके कलम से ही ऑर्डर से सारा पैसा रिलीज हुआ, सब कुछ हुआ, इतने प्रिय थे कि जब केंद्र शासित राज्य बना जम्मू कश्मीर, तो उस समय उन्हें जम्मू कश्मीर राज्य में गवर्नर का एडवाइजर लगाया और उसके बाद में रिटायर होने के बाद उसके बाद में उन्हें वहां का राज्य चुनाव आयुक्त लगाया। तो अब आप समझ लीजिए,
यदि इतना ही था तो उस शख्स को इतने सारे रिवार्ड्स देने की क्या जरूरत थी? पहली बात। दूसरी बात, मैं बीजेपी के प्रवक्ता को एक बात और बताना चाहूंगा कि 1963 में सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के बारे में नियम बने थे, जिसमें संशोधित होकर 2013 में बन चुके थे, जिसके मुताबिक सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के बैठने की व्यवस्था हो चुकी थी। यानी जो ये बात कह रहे हैं कि नहीं पहले नहीं होती थी, तो साहब मोदी के आने के पहले ही यह व्यवस्था हो चुकी थी। इसलिए यह बात आप नहीं कह सकते कि सीबीआई निदेशक ऐसे हो। फिर 13 सितंबर 2024 उस दिन जस्टिस भुइयां फिर से कहते हैं सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है, उसे अपने तोते को पिंजरे से बाहर निकलना चाहिए। यह टिप्पणी है 13 सितंबर 2024, यानी मोदी सरकार के समय की। अब आप इससे समझ सकते हैं ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इसका ये। अब मैं आ जाता हूं 2-3 बातों पे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन दिनों प्रधानमंत्री थे, तभी तमाम आरोप लगाए गए। उन आरोपों में तुरंत वो सरकारें इतनी शायद हया और लाज रखती थी, तुरंत एक्शन लेती थी। उन्होंने एक्शन लिया, अपने वित्त मंत्री को हटाया, जो एक्शन लेने के बाद एफआईआर दर्ज की, जांच हुई, जांच के बाद में उसके परीक्षण हुए और वो निर्दोष पाया गया। सेकेंड, श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ 1977 में जब सरकार बनी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, गिरफ्तार किया गया, उसमें वो छूट गई, पाया गया आरोप झूठा है। फिर उसके बाद दूसरा केस रजिस्टर किया गया, सीबीआई के मामला है हिंदुस्तान के इतिहास। उसके बाद दूसरा केस रजिस्टर किया गया, फिर इंदिरा जी को गिरफ्तार किया गया, फिर ले जाया गया, फिर कोर्ट से वो 7 दिन जेल में रही और फिर छूट के आई। और उसके बाद राजीव गांधी के खिलाफ हुआ यही 99, और कहा गया कोफोर्स की तोपें सब स्टैंडर्ड है। और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय में यह कहा गया कि वह तोपें इतनी काबिल थी कि हम कारगिल जीत सके। और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में ही क्लोजर फाइल की गई। साहब यह भी एक सत्य है। इसके बाद में आ रहा हूं विजय जी, आ रहा हूं विजय जी, आ रहा हूं विजय खेड़ा जी, आ रहा हूं मैं खत्म कर रहा हूं दुर्गे जी, खत्म कर रहा हूं। नहीं प्लीज। इनकी सरकार में 3 आरोप लगे, एक रेल गेट का, एक कोल गेट का, और एक ये कॉमनवेल्थ का और 2G का। अब आप ये सारे आरोप में अदालतों तक पहुंच चुके हैं और हर एक में कोर्ट ने, सीबीआई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया रेल गेट मामले में, वो पढ़ लीजिए। आंखें चौंधिया जाएंगी कि ऐसा केस भी बना था कि जिसमें कुछ था ही नहीं, आदमी फंसा दिया गया। 2G का मामला देख लिए, जिसमें अदालत लिखती मैंने एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर इस्तेमाल करते हुए एक्स्ट्रा जो उसके लिए एविडेंस के लिए कॉल किया, कोई नहीं, और उसके बाद में उसने वह केस खत्म किया। ठीक है। कोलगेट स्कैम जो कहा गया, उसमें भी इसी तरीके से कहा गया, एक भी पॉलिटिकल उसमें रोल नहीं था। तो यानी आप समझ लीजिए हर केस फर्जी थे, नैरेटिव बनाए गए, झूठ के आधार पे थे। यह बात अदालतों तक पहुंच चुकी है। ठीक है, मैं बोलने नहीं दूंगा, मैं डिबेट नहीं खराब करने दूंगा आपको। इस खुशफहमी मत रहिए विजय खेड़ा जी, मैं डिबेट खराब नहीं करने दूंगा, बिल्कुल नहीं करने दूंगा। मैंने आपको 2 बार मौका दिया है, अगले को बोलने देंगे ना? 2 लोग और इंतजार कर रहे हैं, बोलिए। झूठी बात नहीं तो झूठी बात का सारा करेक्ट करने का ठेका आपने नहीं लिया है। अभी आप लोग भी झूठ बोलते हैं तो सारे लोग बीच में नहीं करेक्ट करते हैं। आपको, आपकी जब बारी आएगी तब बोलिएगा आप। मैं 30 सेकंड आपको दे रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। बाकी 2 लोग इंतजार कर रहे हैं 1 घंटे से, बोलिए। पॉइंट वाइज ही बोलेंगे, 30 सेकंड बहुत है मेरे लिए। बोलिए जल्दी से, 2 लोग इंतजार कर रहे हैं बार बार कि री इन्वेस्टिगेशन, अपनी मर्जी से कुछ भी ये नैरेटिव तैयार कर रहे हैं। क्या क्लोजर रिपोर्ट देने के बाद सरकार को इस बात का अधिकार है कि री इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट पे दोबारा बोले? उसी कोर्ट के आगे जहां क्लोजर रिपोर्ट सीआरपीसी की धारा 173 नहीं लगती, सीआरपीसी की धारा 173 को पढ़ लीजिए। अरे जब खुद वकील साहब बता देंगे ना, वकील साहब बता देंगे। वकील साहब मौजूद हैं, बताइए वकील साहब। झंझट फंस गया है। ठीक है, विजय खेड़ा, अजय शुक्ला, आप दोनों जरा चुप हो जाइए। बोलिए वकील साहब, बताइए।
ये जो धारा का सीआरपीसी की बात कर रहे हैं, इसमें हो सकता है कि नहीं हो सकता? दीप्ति सिंह, दीप्ति सिंह बोलिए। ठीक है विजय खेड़ा, बात आ गई, जरा दीप्ति सिंह से पूछ लेने दो। म्यूट किया हुआ है आप लोगों ने मुझे, मैं कैसे बोलूं? आप लोगों की तरफ से ना साइलेंसर लगाया। पहली बात की जितनी बातें बता रहे थे अजय जी, मुझे एक चीज लगता है कि महिमा मंडल करना भी बंद करें। अभी जिस चीज पे हम बात कर रहे हैं, हमें शायद इस टॉपिक से डेविएट नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, री इन्वेस्टिगेशन की जहां तक बात है, सरकार के पास ये ताकत है, कोर्ट के पास ये ताकत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे झंझट ये है कि सरकार की टीम ये रिपोर्ट बनाकर लाती है कि जी कोई भी चीज ऐसी नई निकल कर आई है जिससे इस केस को आगे बढ़ाया जाए, तो कोर्ट के पास कोई ऐसा पावर नहीं है जिसे कोर्ट। सरकार के पास तो है ना दीप्ति, दीप्ति सरकार के पास तो है, सरकार कर सकती थी, क्यों नहीं की सरकार ने? सरकार तो कर सकती थी, कोर्ट के पास नहीं है, लेकिन सरकार के पास है। ना किया जाए कि इसमें री इन्वेस्टिगेशन किया जाए, और ये डिमांड कौन करेगा? जो सरकार करेगी, नरेंद्र मोदी की सरकार को करना चाहिए था, नहीं करा उन्होंने। क्या है पता नहीं, मुझे लग रहा है कि शायद हम सारे डाइग्रेस हो चुके हैं अपने अपने जो हमारा मुद्दा चल रहा है। मुद्दा ये है कि क्या ये जो समय था जिसमें कि ये सारे मुद्दा दीप्ति जी हमारा कलेक्टिव है कि क्या भ्रष्टाचार का जो पहाड़ बना के आपने सत्ता प्राप्त कर ली, ये मुद्दा है ओवरऑल। उस मुद्दे में जो अजय जी ने रेफरेंस दिया वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल नहीं है, वो दे रहे हैं रेफरेंस, उनकी चर्चा होगी यहाँ पर। Let me complete that. I think I will be able to clarify all and each and everybody. जब हम री इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, री इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी डिमांडेड बाय ओनली ऑफ द एग्रीड पार्टी। जिसने केस फाइल किया था या जिसने इस चीज का कंप्लेन किया था, उनको आगे आके ये कहना पड़ेगा कि ये जो रिपोर्ट है, क्लोजर रिपोर्ट, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, और उसको आके अपना एप्लीकेशन फिर से लगाना पड़ेगा, और तब जाके री इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, सिंपल है। अगर कोई आरोप करता है, जो आरोप लगाता है और उसके विपरीत जांच गई और किसी सरकार ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, तो वो घर तो नहीं बैठेगा ना, कोई ना कोई तो कारण होगा जो नहीं आया होगा वो। तो उसके पीछे कोई रीजन रहा होगा। ठीक है, ठीक है। अब बाकी दोनों मेहमानों को लेने दीजिए, करीब 45 मिनट से इंतजार कर रहे हैं। मनीष शर्मा, अब तक जो एक सेंट्रल आइडिया में चर्चा यही है कि क्या भ्रष्टाचार का नैरेटिव बनाकर सत्ता लोग प्राप्ति का साधन है क्या ये? क्योंकि कोर्ट भाई सर सुप्रीम कोर्ट या जो भी कोर्ट है, कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, कोर्ट की बात तो हम मानेंगे। कोर्ट ने कहा भाई ये झूठा है तो झूठा है। मनीष शर्मा, नहीं, मैं तो अब ये सोचने लगा हूं कि राजनीतिक रूप से इस्तेमाल होने का एक लंबा इतिहास दिखने लगा है सत्ता के संस्थाओं का, सीबीआई का, ईडी का, तमाम जो पुलिस का, सारे तंत्र का इस्तेमाल करने का, राजनीतिक इस्तेमाल होने का एक ये मैं देख रहा हूं कि 14 के बाद थोड़ा और हुआ है। तो मैं तो ये सोच रहा हूं कि 10-10 साल जो लोग जिंदगी बिता देते हैं भ्रष्टाचार का झेलते हुए, जेलों में बिता देते हैं या जेल में ना भी बिताएं, और दाग उनके ऊपर जो लगते हैं 10 साल का, 15 साल का, या मैं देख रहा हूं कि मैं तो अब इस पे सोचने लगा हूं कि मैं देख रहा हूं कि आतंकवाद के नाम पे 15-15 साल लोग जेल में रह जाते हैं और बाद में पता चलता है कि वो निरपराध थे, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं था। मैं दीपक कोरेगांव के बारे में सोच रहा हूँ, मैं उमर खालिद के बारे में सोच रहा हूँ, मैं मनमोहन सिंह के ऊपर जो दाग लगा है, मैं जो कलमाड़ी साहब 9 महीने जेल रहे उस दौर में, तो मैं तो ये सोचने लगा हूँ कि ये इसको सोचना होगा कि हमारी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं उनकी स्वायत्तता ही खतरे में है, वो बहुत संकट में है। सत्ता उनका अपने तरीके से बार बार इस्तेमाल कर रही है, और इसमें देश के जो इस तरह के बहुत ही इस तरह के देश के प्रति समर्पित लोग, देश के प्रति सरकार के खिलाफ लड़ने वाले लोग, देश के प्रति काम करने वाले लोग, वो टारगेट हो रहे हैं। तो अब तो हमको लगता है कि इस पे सोचना होगा। एक बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि बेसिकली देखिए क्या है ये, मैं देख रहा हूँ कि करप्शन का जो सवाल है, किसी सरकार के ऊपर हमले का जो सवाल है, परसेप्शन क्या है। जैसे मोदी सरकार 18 की सरकार थी, उसने पूरे देश में साइनिंग इंडिया बताया, लेकिन जनता में परसेप्शन कुछ और गया और वो सरकार चली गई। 14 में एक परसेप्शन बनाया गया कि जो है आप देखिएगा कि मनमोहन सरकार के खिलाफ एक परसेप्शन बनाया, गलत का नहीं है। सवाल ये है कि अब उस समय एक परसेप्शन ये बन गया जनता के अंदर कि राजनीति में परसेप्शन प्रधान तत्व होता जा रहा है। सही और गलत का मसला रह नहीं गया है। परसेप्शन बन गया कि मनमोहन सिंह रेनकोट पहन कर आते हैं, परसेप्शन बन गया कि 2G हो गया, परसेप्शन बन गया कि जो है
कोयला घोटाला हो गया, परसेप्शन बन गया कि कॉमनवेल्थ हो गया, और पूरे देश में ये परसेप्शन बनाने में बीजेपी और एक हद तक अन्ना के साथ जुड़े हुए आंदोलन ने ये इसमें एक सफलता मिली और वो बन गया। अब कोर्ट में 10 साल बाद आपको पता चलेगा, चलेगी सत्ता चलेगी। अभी जैसे कोशिश हो रही है कि अडानी का घोटाला है, राफेल घोटाला, उसके बारे में अभी परसेप्शन नहीं बन रहा है जनता के बीच में, अभी ये नहीं बन रहा है कि वो करप्शन है। जबकि अगर वो किसी दौर में देखेंगे कि 10 साल बाद देखेंगे जब जांच होगा राफेल घोटाले के बारे में, अडानी घोटाले के बारे में, अमेरिका में जो अडानी का मुकदमा चल रहा है, मोदी और अडानी के बीच के रिश्ते के बारे में, हो सकता है 10 साल बाद चले कि हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे सामने आ जाए। ठीक है, बात राजनीति में, पॉलिटिक्स में परसेप्शन का बन रहा है, और इसलिए मैं संविधान को इस बात सोचना होगा कि ये तो 10 साल जो भोग लेते हैं, 10 साल तो करप्शन करके भी जो राज करते हैं, और 12 साल तक जो जेल में रहते हैं बिना किसी अपराध के, 10 साल सत्ता जिनकी चली जाती है, वो जो लोग इनको जिनके चलते वो शिकंजे में जाते हैं, उनके लिए कोई कानून बनेगा कि नहीं, उनके लिए कोई क्या केवल राजनीतिक बात होगी, क्या उनके लिए संवैधानिक कोई प्रावधान होगा कि नहीं होगा, वो जो जिनके चलते हैं। ठीक है मनीष, थैंक यू। अब संदीप चौधरी को लेते हैं। संदीप जी, माफ़ी के साथ में आ रहा हूँ आपके पास, क्योंकि मेरी आदत नहीं है ज़्यादा काटने की लोगों को, तो इसलिए जो आखिरी में बचता है वो फिर आखिरी में रह जाता है, लेकिन मैं आपको पूरा वक्त दूंगा। इस पूरे प्रकरण को मैं किसी व्यक्ति विशेष या दल विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ कि चिल्लाने लगे कि फला भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, और अगर वो बंदा हमारी पार्टी में या हमारे पाले में आ गया तो फिर वो दूध का दूल्हा हो गया, सारी जांचें उसकी खत्म हो गई। इसी तरीके से नैरेटिव बिल्डअप करके, क्या सत्ता प्राप्ति का साधन इस तरीके के नैरेटिव है कि झूठे भ्रष्टाचार के मामले खड़े करके? संदीप चौधरी, देखिए चौहान साहब, जिस तरीके से अजय जी ने बात रखी और जिस तरीके से मनीष जी ने बात रखी, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर बात इन्होंने रखी और सच रखी, और आपको मैं साधुवाद भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं जो आपने इस टॉपिक को लिया और इस पर आज डिबेट रखी। अदरवाइज आप मोदी के जो चैनल हैं, चाहे अडानी के चैनल हो, चाहे अंबानी के चैनल हो, किसी पर भी देख लिए इस मुद्दे पर कहीं कोई डिबेट नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज ये है, पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा, हम सब जिम्मेदार हैं, मैं भी जिम्मेदार हूं, क्योंकि जब वो माहौल बनाया जा रहा था, कांग्रेस का चरित्र हनन हो रहा था, कहीं ना कहीं हमारी आपकी सबकी विल पावर कमजोर उस टाइम रही, और हमें भी उन चीजों का यकीन होने लगा कि जैसे कांग्रेस तो इसको बेच के भाग जाए, तो देश को कोई बचाएगा तो नरेंद्र मोदी बचाएगा। ये कड़वी सच्चाई है, ये हमें सबको स्वीकार करनी पड़ेगी, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट थी। अभी मैं सबको सुन रहा था तो मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि हमारे जो बाप दादा थे, आपके अपने सबके बाप दादा होंगे, आपको उनके ऊपर गर्व होता होगा, वो हमारे सबके बाप दादा क्यों हुए पंडित नेहरू के पीछे लामबंद थे, क्यों वे महात्मा गांधी के पीछे लामबंद थे? इसका मतलब वहां सच्चाई थी, उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी थी, लेकिन जिस तरीके से लंबे समय तक कांग्रेस सरकार में रही और लोगों जिस तरीके से चरित्र हनन हुआ, जिस तरीके से मीडिया को खरीदा गया, जिस तरीके से जांच एजेंसियों में इंटरफेयर किया गया, जिस तरीके से एडवोकेट्स की एक लॉबी बनाई गई कि आप किस विचारधारा के, आप संघ विचारधारा के हैं, हिंदुत्व की विचारधारा के हैं, और चीजों को काफी हद तक प्रभावित किया गया। कांग्रेस वक्त रहते इन चीजों को पढ़ नहीं पाई, और इसका नुकसान ये हुआ कि कांग्रेस जिसको कोई हटा नहीं सकता था, आज मनमोहन सिंह जी के बारे में मैं सोचता हूँ इस दुनिया में नहीं रहे, उनके मतलब ऐसा देश को नेता मिल नहीं सकता। मैं शीला दीक्षित जी से पर्सनल भी मिला हूं। शीला दीक्षित जी को मैं ये मानता हूं कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऐसी आज तक कोई मुख्यमंत्री ना महिला में हुई ना पुरुष में हुई, लेकिन दुख इस बात का है कि इन सब बातों को सोचने में कहने में काफी देर हो गई है, और कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। उस आदमी के ऊपर एक बार आरोप लग जाता है, मेरे ऊपर अगर कोई बलात्कार का आरोप लग जाए तो शायद मेरी पीढ़ियां निकल जाएंगी, वो एक कलंक की तरह होता है। इसी तरीके से कांग्रेस को अपने कलंक धोते धोते बहुत लंबा समय लग गया, लेकिन आप जैसे पत्रकार अगर रहे और ऐसी डिबेट होती रही तो वो दिन दूर नहीं जब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, दूध की तरह साफ हो जाएंगी, और जो बहरूपी हैं संदीप मेरा प्रश्न सिर्फ इतना ही है, संदीप मेरा प्रश्न इतना ही है कि देश को गुमराह मत करो, देश को डाज मत दो, जो भ्रष्ट है उसको ठोक कर भ्रष्ट कहो और खूब नैरेटिव बनाओ। लेकिन जब मसला है ही नहीं, कोर्ट जब साफ तौर पर कह रहा है और तमाम चीजें एज्यूम कर लिया कि भ्रष्टाचारी है और माहौल बन गया पूरे देश में। बोलिए अजय जी बोलिए बहुत जल्दी। कहना चाहूंगा कि अभी राजस्थान में महेश जोशी को गिरफ्तार किया गया,
वो कह रहे थे कि मेरी पत्नी मरणासन्न है, 4 दिन रुक जाइए, गिरफ्तार क्या कुछ भी कर लीजिएगा, लेकिन नहीं माना गया और वो मर गई। आप बताइए, वो छूटे, दोषी हो ना हो, यदि वो छूट गए, दोष मुक्त हो गए, तो क्या उनकी पत्नी वापस आ जाएंगी? क्या वो चीज वापस आएगी? ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल, दृष्टिकोण भी होता है। ये बड़ा सवाल। विजय खेड़ा बोलिए, विजय खेड़ा कट टू कट बोलिएगा, मेरे पास अब 10 सेकंड हैं, मैं आप ही को दे रहा हूं, जल्दी से बोलिए। को जेल में डाला था, क्या दोष था उनका जमाना वापस लौटा सकते हैं आप? उनको मीसा में डाला गया था, फर्जी केस नहीं बनाया गया था, मीसा में डाला गया था विजय जी, बात करो ना, मीसा में ना कि फर्जी केस बनाया गया था। अपना चेहरा देखते नहीं मीसा में असली चेहरा पहले देखो, उसका निकाब उतारो अपना, दूसरे पर दोष देना। जोशी से अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा आदमी था वो। घर में ही कैद थे। गलत मत बोलिए, तथ्यात्मक बोलिए। मुझे लगता है विजय जी चले गए हैं और मुझे लगता है कि इस चर्चा का समय भी पूरा हो गया। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, संजीव, आदित्य, अजय जी, सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद, दीप्ति सिंह, संदीप चौधरी, मनीष शर्मा, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। कुल मिलाकर स्थिति यही है कि इस तरीके के नैरेटिव, इस तरह की चीज़ें गढ़ के अगर कोई बात गलत तरीके से हो जाए, और सुप्रीम कोर्ट इस बात को आज कह रहा है कि भाई ये तो मामला ही फर्जी था, ये कोई बिल्कुल फर्जी मामले में कोई मनी ट्रेल मिली नहीं। और मैं अरविंद केजरीवाल के मसले में भी कहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल की भी कोई मनी ट्रेल नहीं मिली। तो अब ये कह के बचा जा सकता है कि नेता बड़े सातिर होते हैं, तो खाली एक दल के नेता तो सातिर है नहीं, फिर तो पूरी नेता कौम सातिर है। लेकिन देश को गुमराह नहीं करना चाहिए। और दुख की बात यह है कि इस तरह के विषय पर, जैसा अभी संदीप चौधरी ने कहा, कि पत्रकार भी भावनाओं में बह जाते हैं। सच को सच और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत नहीं बची, और बचे भी कैसे? अब तो मुकदमे और जेल भी जाने लगे हैं, तो कम से कम बाल बच्चे तो पालने ही हैं। खैर, नमस्कार।